मैं देवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे राजस्थान के नदी प्रवाह या अपवाह प्रवाह के बारे में। हम आज राजस्थान की नदियों के बारे में जानेंगे। तो हम सर्वप्रथम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो राजस्थान है वो उसका अधिकतर भाग है वो मरुस्थलीय भाग है। तो राजस्थान में नदियों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जिनसे सिंचाई करके खेती की जाती है। तो अब हम सर्वप्रथम जानेंगे कि जो राजस्थान है उसकी जो 75% 75% जो जनता है वो कृषि पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जल की, कि जो देश है, देश के जल का 1.16% भाग राजस्थान रखता है। ठीक है दोस्तों, जो देश का कुल जल है उसका 1.16% भाग कौन रखता है? राजस्थान। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि जो राजस्थान है उसके जो 60% जल है, 60.2% वो राजस्थान का आंतरिक प्रवाह रखता है। राजस्थान का आंतरिक प्रवाह है। ठीक है दोस्तों, तो जो 60.2% है वो राजस्थान का आंतरिक प्रवाह रखता है, और जो देश का कुल जल है उसका 1.16% भाग कौन रखता है? राजस्थान। और जो राजस्थान का 1.16% भाग है उसका 60.2% भाग कौन रखता है? राजस्थान के जो आंतरिक प्रवाह है वो रखते हैं 60.2% भाग। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में जिले की दृष्टि से सबसे जल अधिक हो वो जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जल वाला जिला है अगर हम सर्वाधिक जल वाले जिले की बात करें तो दोस्तों उसमें आता है चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे सर्वाधिक जल वाला संभाग। संभाग है दोस्तों कोटा। ठीक है, सर्वाधिक जल वाला जिला कौन सा? चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक जल वाला संभाग कौन सा? कोटा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो नदियां हैं उनका वर्गीकरण किन में किया गया है। तो जो दोस्तों नदियों का वर्गीकरण है वो किया गया है, वर्गीकरण 13 जलग्रहण क्षेत्र में और 59 उपक्षेत्रों में। ठीक है, 13 तो जलग्रहण क्षेत्रों में किया गया है नदियों का वर्गीकरण, और 59 उपक्षेत्रों में किया गया है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि जो राजस्थान है उसमें नदियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों जो राजस्थान है उसमें नदियों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। 3 टाइप से राजस्थान में नदियों का विभाजन किया गया है। प्रथम है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। 2 नंबर पे आती है अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और 3 नंबर पे आती है दोस्तों आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह है। अब देखिए दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो कुल जो जल है उसका 24% भाग अपने पास में रखता है,
और जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो अपने पास में कितना प्रतिशत भाग रखती है? 16%। और आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं वो सबसे ज्यादा रखती है 60%। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां वो है जो बंगाल की खाड़ी में जाके विलुप्त हो जाती है, और अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो अरब सागर में जाके विलुप्त हो जाती है। आंतरिक प्रवाह जो राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो जाती है, उन नदियों को आंतरिक प्रवाह नदियां कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। अब हम बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। आपको बेव चका बापा, आ से आहू, पै से परवन, को से कोठारी, बै से बेड़च और दूसरे बै से बनास। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं च से चंबल, कै से काली सिंध, भा से बाणगंगा और पा से पार्वती। तो दोस्तों ये 9 नदियां हैं, प्रमुख 9 नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाके विलुप्त होती है। कौन कौन सी? आ से आहू, पै से परवन, को से कोठारी, बेड़च, बनास, चंबल, काली सिंध, बाणगंगा और पार्वती। दोस्तों अब हम बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। तो दोस्तों जो चंबल नदी है वो राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाह होती है। वो 6 जिलों के लिए एक ट्रिक है, चीको, धोके, सवाई, बू। देखिए ची से चित्तौड़गढ़, को से कोटा, दो से धौलपुर, कै से करौली, सवाई से सवाई माधोपुर, और भू से बूंदी। तो दोस्तों ये 6 जिले हैं जहां से चंबल नदी अपना प्रवाह करती है। और दोस्तों जो चंबल नदी है उसकी जो कुल लंबाई है वो है 966 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 966 किलोमीटर। और चंबल नदी का राजस्थान में अपवाह होता है, राजस्थान में लंबाई 135 किलोमीटर। ये 3 राज्यों से गुजरती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी। तो मध्य प्रदेश में बात करते हैं अपन। मध्य प्रदेश में लंबाई 315 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में लंबाई 275 किलोमीटर। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ में 241 किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि इस पे सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात, राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, जिसका नाम है चुलिया जलप्रपात।
चलिए जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 82 मीटर या फिर 54 फीट। ठीक है दोस्तों, यह राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है और भारत की दृष्टि से 5वें नंबर का जलप्रपात है। भारतीय दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। और दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी चंबल नदी पर स्थित है, जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध जिसका क्षेत्रफल है 113 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा जलप्रपात चुलिया जलप्रपात 82 मीटर 54 फीट और भारत की दृष्टि से 5वें स्थान पे। सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध 113 वर्ग किलोमीटर में, जो सभी किस पे है, चंबल नदी पे। और चंबल नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है, विश्व की एकमात्र नदी ऐसी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध हैं। 100 किलोमीटर में 3 बांध। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चंबल नदी के डायग्राम बना के डायग्राम से जानेंगे कि चंबल नदी की सहायक नदियां और चंबल नदी का उद्गम स्थल और चंबल नदी कहां पे जाकर विलुप्त होती है। हम बात करेंगे चंबल नदी की कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, चंबल नदी की सहायक नदियां कौन सी है, जो कहां से निकलती है और कहां पे आके चंबल नदी में विलुप्त होती है, और चंबल नदी कहां पे जाके विलुप्त होती है। उन सभी बातों के बारे में हम इस डायग्राम से समझेंगे ताकि आप सभी को कुछ ज्यादा समझ में आए, कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हम सर्वप्रथम बात करेंगे कि जो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल। तो दोस्तों जो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल है वो विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत है जिसकी पहाड़ी है जानापाव। जानापाव जिसकी ऊंचाई है 1616 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो पहाड़ी है वो पड़ती है एमपी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जिला है इंदौर और गांव है महू। ठीक है, तो अब दोस्तों जानिए कि जो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल कहां से होता है। जो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल होता है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू गांव, जहां पे पर्वत है विंध्याचल और जिसकी एक पहाड़ी है जानापाव। ये वह दोस्तों मैं नहीं है, जानापाव जिसकी ऊंचाई है 1616 किलोमीटर, 1616 मीटर। सॉरी दोस्तों, ये विंध्याचल पर्वत के 1616 मीटर ऊंचा है जानापाव। और उसके बाद दोस्तों ये दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और दोस्तों इसमें हम बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश से होती हुई राजस्थान में जाती है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों से होती हुई भिंड, मुरैना और तीसरा है मंदसौर। ठीक है दोस्तों, ये जो चंबल नदी है वह मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल होता है विंध्याचल पर्वत के जानापाव पहाड़ी से, और ये महू गांव में है। और ये मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और मंदसौर से होती हुई राजस्थान के चौरासीगढ़ एक स्थान है चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ पे हम 84गढ़ कर देते हैं दोस्तों, राजस्थान। तो ये जो 84गढ़ है वहां पे ये राजस्थान में प्रवेश करती है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़, यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों ब्रैकेट में। चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो दोस्तों जो राजस्थान में है, राजस्थान में
चंबल नदी कहाँ पे प्रवेश करती है? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद दोस्तों थोड़ी सी आगे ये चलती है उत्तर की दिशा में, तो इसमें से आती है बेनामी, बामनी, सॉरी बेनामी नहीं, बामनी। बामनी नदी, तो जो बामनी नदी है उसका उद्गम स्थल है हरिपुरा, हरिपुरा चित्तौड़गढ़, सॉरी दोस्तों, हरिपुरा चित्तौड़गढ़। और ये नदी यहाँ पे आके चंबल में मिलती है। तो ये जो यहाँ पे जहाँ पे ये चंबल नदी में मिलती है उस स्थान का नाम है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ पे ये आके चंबल नदी में विलुप्त हो जाती है बामनी नदी, और जो भैंसरोडगढ़ है वो भी पड़ता है चित्तौड़गढ़ में ही। ये भी चित्तौड़गढ़ में ही आता है। उसके बाद दोस्तों ये जो नदी है वो यहाँ से 5 किलोमीटर कुछ ही दूरी पे चलने के बाद में यहाँ पे एक चुलिया जलप्रपात, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उसका निर्माण करती है चुलिया जलप्रपात। इसके ऊपर लिख देता हूं दोस्तों मैं। प्रपात जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर या 54 फुट। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इतना एक बार वापस रिवीजन करते हैं। उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत के जानापाव पहाड़ी से और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले से गुजरती है? भिंड, मुरैना, मंदसौर। राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ चित्तौड़गढ़। उसके बाद में इसमें कौन सी नदी आगे मिलती है? बामनी, जो मिलती है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। और बामनी नदी का उद्गम स्थल हरिपुरा चित्तौड़गढ़। और बामनी नदी के जो भैंसरोडगढ़ है इससे कुछ आगे 5 किलोमीटर माना जाता है कि इससे कुछ आगे 5-6 किलोमीटर जाने पे चुलिया जलप्रपात बना गया है, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर या 54 फुट अपन कह सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर पे मेज। ये जो नदी है वो है मेज नदी, मेज नदी। जो मेज नदी है इसका उद्गम स्थल है बिजोलिया। बिजोलिया क्षेत्र से जो है भीलवाड़ा में, और ये जो चंबल नदी में मिलती है, यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों चंबल, ये हो गई चंबल। ठीक है, ये चंबल नदी में यहाँ पे आके मिलती है, और जो जहां पे मिलती है उस स्थान का नाम है सीनपुर। सीनपुर के अंदर आके मेज नदी चंबल नदी में विलुप्त हो जाती है, और जो सीनपुर है वो आता है बूंदी के अंतर्गत है, बूंदी। ठीक है, पहले अपन इस ओर की नदियां देख लेते हैं, फिर ये नीचे वाली नदियां देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा, तो आगे आती है बनास। बनास जिसका उद्गम स्थल माना जाता है खेमनोर, राजसमंद, राजसमंद से। और यह जो इस नदी में मिलती है चंबल नदी में, यहाँ पे है रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट, जो रामेश्वर घाट है, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में आता है ये।
और यहाँ पे बनास और ये एक है सीप, ये तीनों नदियां मिलके यहाँ पे क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम। यहाँ पे दोस्तों बनता है, इन तीनों के मिलने के कारण बनास, सीप और चंबल नदी यहाँ पे मिलती है, तो इन सभी का नाम दिया गया है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, ठीक है। त्रिवेणी संगम, अब ऊपर वाला एक बार फिर देख लेते हैं। उद्गम स्थल चंबल नदी का विंध्याचल पर्वत, जान पाव की ऊंचाई 616 मीटर, मध्य प्रदेश इंदौर महू से उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में से गुजरती है, भिंड, मुरैना, मंदसौर। उसके बाद में राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ करती है, 84गढ़, चित्तौड़गढ़। उसके बाद में इसमें कौन सी नदी आके लुप्त होती है, बामनी। बामनी कहाँ से निकलती है, हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से आती है, और बसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में आके यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद में बामनी नदी से अपन 5 किलोमीटर आगे की ओर चलते हैं, तो इस पे सबसे ऊंचा जलप्रपात चुलिया जलप्रपात बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर या अपन 54 फीट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आती है मेज नदी, तो जो मेज नदी होगा उसका उद्गम स्थल बिजोलिया क्षेत्र भीलवाड़ा से, और चंबल नदी में कहाँ पे आगे मिलती है, सेनपुर बूंदी में। उसके बाद में बनास नदी खेमनोर राजसमंद से उद्गम स्थल, और चंबल नदी में आगे मिलती है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। और सीप, बनास और चंबल तीनों जहां पे मिलती है उसे त्रिवेणी संगम कहा गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नीचे वाली नदियों की। तो दोस्तों इसमें हम सर्वप्रथम बात करते हैं पार्वती। ये नदी कौन सी होगी, पार्वती। पार्वती की बात करते हैं तो दोस्तों जो पार्वती है उसका उद्गम जो स्थल है वो है सीहोर एमपी से। ये सीहोर के एमपी से निकलती है, उद्गम स्थल है इसका, और ये राजस्थान में आके मिलती है ये राजस्थान की केरिहाट 12 जिले के केरिहाट में आके राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये चंबल नदी में कहां पे मिलती है, तो चंबल नदी में ये मिलती है पालिया, जो पड़ता है कोटा के अंदर, ठीक है। और दोस्तों ये जो नदी है इसकी लंबाई है वो है 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये एक ऐसी नदी है जिसके किनारे एक शहर बसा हुआ है, उस शहर का नाम है किशनगंज। किशनगंज शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है। और यह नदी है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश को 2 बार बनाती, जिनकी सीमा 2 बार बनाती है। किनकी सीमा बनाती है, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की सीमा। एक मिनट साइड में लिख देता हूँ दोस्तों इसको। ठीक है, ये हो गई पार्वती नदी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि काली सिंधी। जो काली सिंधी नदी है ये हो गई काली सिंधी नदी। यहीं पे लिख देता हूँ, चलो इसी के अंदर लिख देते हैं। काली सिंध नदी, जो काली सिंध नदी है दोस्तों उसका उद्गम स्थल है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है देवास।
देवास जिला है जिसका गांव है बागली, एमपी। ठीक है, ये देवास बागली एमपी से इसका उद्गम स्थल है और ये राजस्थान में आके मिलती है रायपुर, जो पड़ता है झालावाड़ में। यहाँ पे मान लो आप राजस्थान में रायपुर, रायपुर का एक गांव है छोटा सा जिसका नाम है बिंदा, जो पड़ता है झालावाड़ में। झालावाड़। और दोस्तों जो काली सिंधी नदी है, इससे 3 नदियां विभाजित होती है। पहली ये चंद्रभागा, चंद्रभागा और ये है परवन और ये है आहू। अब हम इन तीनों नदियों के बारे में जानेंगे कि इनका उद्गम स्थल और ये कहाँ पे काली सिंधी नदी में मिलती है। तो जो चंद्रभागा नदी है उसकी लंबाई है 7 किलोमीटर और इसका जो उद्गम स्थल है वो है सेमली। और ये काली सिंध नदी में आके मिलती है झालरापाटन। यहाँ पे झालरापाटन, इसका झालरापाटन में एक गांव है खाड़िया। ये पड़ते हैं झालावाड़ में। इधर भी झालावाड़ ही होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे परवन की। जो दोस्तों परवन नदी है, अब हम बात करेंगे परवन नदी की। तो दोस्तों जो परवन नदी है उसका जो उद्गम स्थल है ये भी मध्य प्रदेश से आती है। ये आती है मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से। मालवा की पठार एमपी से आती है। और दोस्तों ये जो राजस्थान में प्रवेश करती है मनोहर थाना झालावाड़। मनोहर थाना झालावाड़। ठीक है, और ये काली सिंध नदी में कहां पे आके मिलती है? ये काली सिंध नदी में मिलती है इस तरफ, यहाँ पे मिलती है। तो दोस्तों इसमें दो गांवों की सीमा लगती है, 2 जिलों के। तो पहला आता है पलाया, पलायता है बारा का, और इस साइड में आता है रामगढ़। जो पड़ता है दोस्तों कोटा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आहू नदी की। तो दोस्तों जो आहू नदी है उसका उद्गम स्थल है ये भी एमपी से ही आती है, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के सूसनेर से आती है और ये राजस्थान में आके मिलती है नंदपुरा। नंदपुरा है झालावाड़ का गांव। झालावाड़ लिख देता हूं। झालावाड़। और ये काली सिंध नदी में कहां पे मिलती है? तो काली सिंध नदी में दोस्तों ये जाके मिलती है गांगरोन। ये लिखता हूं मैं, तो आप समझ जाना दोस्तों, जगह कम रहेगी थोड़ी।
इधर से मिल जाते हैं। ये राजस्थान काली सिंध में मिलती है गागरोन। गागरोन जो भी किस में पड़ता है, झालावाड़ में ही। झालावाड़। तो ये दोस्तों ये हो गई चंबल नदी और चंबल नदी की सहायक नदियां। अब हम जानेंगे कि चंबल नदी है वो कौन सी आगे जाके कहाँ पे मिलती है, कौन सी नदी में मिलती है। तो दोस्तों जो चंबल नदी है वो रामेश्वर घाट, स्वयं माधोपुर, यहाँ पे ये त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद में आगे चलकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों ये यमुना नदी में कहाँ पे मिलती है, अब वो आप ये जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये यमुना नदी में मिलती है यूपी, उत्तर प्रदेश में जाके उत्तर प्रदेश का मुरादगंज जिले के इंटावा गांव में जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये दोस्तों हमारी चंबल नदी होगी। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है। विंध्याचल पर्वत के जनापाव ऊंचाई 616 मीटर और मध्य प्रदेश इंदौर महू से। और इसमें मध्य प्रदेश के कितने जिले आए, 3 जिले। कौन कौन से, भिंड, मुरैना, मंदसौर, ठीक है। उसके बाद में ये आगे आई, आगे कहाँ पे मिली, राजस्थान में कहाँ पे आई, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में आई, ठीक है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में आके राजस्थान में मिली। उसके बाद राजस्थान में प्रवेश किया इसने। उसके बाद ये आगे आई तो इसमें कौन सी नदी मिली, इसमें बामनी नदी के बारे में जानेंगे। तो जो बामनी नदी है उसका उद्गम स्थल हरिपुरा चित्तौड़गढ़। और कहाँ पे मिली ये चंबल नदी में, कहाँ पे आके विलुप्त हुई, तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। उसके बाद में 5 किलोमीटर आगे चलते हैं तो क्या आ गया, चुलिया जलप्रपात 18 मीटर और 54 फुट। ये दोस्तों चुलिया जलप्रपात है, ये 54, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं मानना, याद रखना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में आगे चल के इसमें आई काली सिंधी। सॉरी दोस्तों ये बताना भूलिए, काली सिंधी। तो दोस्तों जो काली सिंधी है वो चंबल नदी में मिलती है नानेरा कोटा। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसमें आ गई काली सिंध नदी कहाँ पे आई, नानेरा कोटा में। और काली सिंध नदी है, इसके भी 3 छोटी नदियां मिलती है इसमें, चंद्रभागा। और काली सिंध नदी का उद्गम स्थल देवास जिला मध्य प्रदेश का और बांगली इसका गांव है जहां से ये इसका उद्गम स्थल है। ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ करेगी, रायपुर का गांव है बिंदा जो पड़ता है झालावाड़ में, ठीक है। अब इसकी इसमें 3 छोटी छोटी नदियां और आके मिलती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहली है चंद्रभागा है, वो झालावाड़ में ही बहती है। झालावाड़ में 7 किलोमीटर की रेखा बनाती है। सैमली से इसका उद्गम स्थल है और झालरा पाटन के खाड़िया गांव में आके ये काली सिंध नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे परवन। तो जो दोस्तों परवन नदी है वे मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से इसका उद्गम स्थल होता है और ये राजस्थान में मिलती है मनोहर थाना झालावाड़ से। और ये काली सिंध नदी में कहाँ पे आके मिलती है, पलायता 12 में, ठीक है। और आहू नदी है, उसका सूसनेर मध्य प्रदेश में उद्गम स्थल और ये राजस्थान में प्रवेश नंदपुरा झालावाड़ से। और काली सिंध नदी में मिलना गांगरोन झालावाड़, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं तो आगे आती है मेज। सही लिख देता हूँ दोस्तों, मुझे नहीं आ रहा होगा ये। मेज। तो दोस्तों जो मेज नदी है उसका उद्गम स्थल है बिचौलिया क्षेत्र भीलवाड़ा के बिचौलिया क्षेत्र से इसका उद्गम स्थल है। और सीनपुर बूंदी में आके ये चंबल नदी में मिलती है। उसके आगे चलेंगे तो इसमें आती है पार्वती नदी का उद्गम स्थल सीहोर एमपी से मध्य प्रदेश से। राजस्थान में ये कहाँ पे प्रवेश करती है, करिहाट 12 में, ठीक है। और ये ऐसी नदी है जिसके किनारे पे एक शहर बसा हुआ है किशनगंज शहर, जो पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है।
और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 65 किलोमीटर, और ये पालिया कोटा में आके चंबल नदी में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा को 2 बार बनाती है। ठीक है, उसके बाद में आगे बनास। बनास का उद्गम स्थल खेमनौर राजसमंद, और ये चंबल नदी में मिलती है। रामेश्वर घाट जो है सवाई माधोपुर में, और ये चंबल नदी में यहाँ पे सीप बनास ये दोनों मिलती है, तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है, और ये आगे जाके यमुना नदी में लुप्त हो जाती है। यमुना नदी यूपी मुरादगंज इंटावा में जाके ये यमुना नदी में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ जानेंगे कि इसमें कुछ वो है, पहले आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम जानेंगे कि इसमें बांध कौन से बने हुए हैं, बांधों के बारे में चर्चा करेंगे हम, बांध और इसके किनारे जो दुर्ग हैं उनके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि चंबल नदी है उसके किनारे, उसके ऊपर बांध, उस पर बांध कितने बनाए गए हैं, उस पर ध्रुव कितने हैं, और चंबल नदी की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं जो चंबल नदी है वो राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है, राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जो प्राकृतिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र ऐसी नदी है। और जैसे हमने पढ़ा था तो हमें पता चल गया कि जो चंबल नदी है वो 3 राज्यों में से गुजरती है। आपको एक बार बता देता हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो चंबल नदी है उसमें सर्वाधिक गुफाएं हैं। क्या है? सर्वाधिक गुफाएं हैं। और जो सर्वाधिक गुफाएं हैं वो कहाँ पे है चंबल नदी में? तो वो है कोटा में। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी में सर्वाधिक गुफाएं हैं और सबसे ज्यादा गुफाएं कहाँ पे है? कोटा के अंतर्गत। हम दोस्तों अभी हम बात करते हैं जो चंबल नदी है उसमें कौन से जलीय जीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो चंबल नदी है उसमें मगरमच्छ, चंबल में जीव, दोस्तों हम सभी जीवों में बात नहीं कर रहे हैं, हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से दोस्तों चंबल नदी में मगरमच्छ और घड़ियाल और एक जीव और पाया जाता है जिसका नाम है गागे। ठीक है दोस्तों, ये जो है गागे सूस, ये एक डॉल्फिन है और ये हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव भी माना गया है। इसे क्या माना गया है? राष्ट्रीय जलीय जीव। तो दोस्तों इसमें चंबल नदी में जीव पाए जाते हैं मुख्य रूप से मगरमच्छ, घड़ियाल और गागे सूस। जो गागे सूस है ये एक प्रकार की डॉल्फिन है और ये हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव भी माने गए हैं, लेकिन इनको दोस्तों 1996 में इन्हें लुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कि जो चंबल नदी है उस पे जो बांध बनाए गए हैं उन बांधों के बारे में। तो दोस्तों जो चंबल नदी है उसमें कुल 4 बांध बनाए गए हैं, जिनमें से 3 बांध राजस्थान के और 1 बांध कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। तो हम दोस्तों बात करते हैं गांधी सागर बांध ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में, एमपी। और उसके बाद हम बात करते हैं राणा प्रताप सागर बांध।
यह है दोस्तों राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं जवाहर सागर बांध। और ये जवाहर सागर बांध है वो है कोटा में। और 4 नंबर पे हम बात करते हैं कोटा सिंचाई बांध। ये भी है दोस्तों कोटा में। तो दोस्तों जो चंबल नदी पे बांध बनाए गए हैं उनकी संख्या कितनी है? 4 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? गांधी सागर बांध जो एक है मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है, और बाकी 3 बांध है वो हमारे राजस्थान में आते हैं। तो राजस्थान में पहला बांध है राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में है, और जवाहर सागर बांध जो कोटा में है, और कोटा सिंचाई बांध जो कोटा में ही है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इन पे जो ध्रुव बनाए गए हैं चंबल नदी पे। तो दोस्तों जो चंबल नदी पे ध्रुव है उनमें हम सर्वप्रथम बात करते हैं गागरोन। गागरोन का ध्रुव। गागरोन, ठीक है दोस्तों। तो जो गागरोन का ध्रुव है वो आहू और काली सिंधी इनकी सीमा पर बनाया गया। जहां पे ये आहू और काली सिंधी नदी मिलती है वहां पे गागरोन, जो गागरोन में या कि ये आहू और काली सिंधी नदी, आहू काली सिंधी में विलुप्त हो जाती है, वहां पे गागरोन का ध्रुव बनाया गया है जो पड़ता है झालावाड़ में। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे भैंसरोडगढ़ ध्रुव। भैंसरोड ध्रुव। तो दोस्तों ये जो भैंसरोड ध्रुव है ये बामनी और चंबल नदी में है। जहां पे चंबल नदी में भैंसरोडगढ़ जो गांव है वहां पे बामनी नदी चंबल नदी में आके मिलती है, वहीं पे ये ध्रुव बनाया गया और ये आता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 3 नंबर की ध्रुव की, तो वो है शेरगढ़ ध्रुव। शेरगढ़ ध्रुव, जो शेरगढ़ ध्रुव है वो है परवन झील पर। परवन जो नदी है काली सिंधी से निकलती है उसमें आता है परवन, जो ये परवन के किनारे पे है। परवन के किनारे पे, किनारा कहाँ पे आता है दोस्तों इसका? बारा में। ठीक है, शेरगढ़ ध्रुव कहाँ पे हो गया? परवन नदी के किनारे पे, बारा में। उसके बाद में हम बात करते हैं मनोहर थाना। मनोहर थाना, तो दोस्तों जो मनोहर थाना है वो भी किसी में है? परवन। मनोहर थाना में क्या होता है? परवन नदी में, राजस्थान में, परवन नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो दोस्तों जो परवन है नदी है उसमें मनोहर थाना है, और ये कहाँ पे होता है? सवाई माधोपुर। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि जो 1 2 3 4 हो गए, 5वें ध्रुव की बात करते हैं। 5वां ध्रुव है दोस्तों कोटा ध्रुव। कोटा ध्रुव, और ये आप नाम से ही जान गए होंगे कोटा ध्रुव है तो कोटा में ही होगा। ये चंबल नदी के किनारे है। ये कोटा में चंबल नदी के किनारे हैं। तो दोस्तों देखिए एक बार फिर से, जो गागरोन का ध्रुव है वो आहू और काली सिंधी नदी, क्योंकि जो गागरोन है वहां पे आहू नदी काली सिंधी नदी में आके विलुप्त होती है। जहाँ पे ये विलुप्त होती है वहां पे गागरोन का ध्रुव बनाया गया है जो झालावाड़ के अंतर्गत आता है। उसके बाद में दोस्तों जो भैंसरोड ध्रुव है वो बामनी नदी चंबल नदी में विलुप्त होती है, भैंसरोडगढ़ में आके चित्तौड़गढ़ के, तो वहीं पे इन दोनों के संगम पर क्या बनाया गया? भैंसरोडगढ़ ध्रुव। उसके बाद दोस्तों हम बात करें शेरगढ़ ध्रुव की, तो परवन नदी के किनारे बारा,
जो जहाँ पे काली सिंधी नदी में मिलने से पहले 12 से आती हुई काली सिंधी नदी में मिलती है, तो वहीं पर ये शेरगढ़ दुर्ग बनाया गया है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं मनोहर थाना दुर्ग। तो ये परवन नदी में है, जहाँ से परवन नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, मनोहर थाना से, जो पड़ता है सवाई माधोपुर के अंतर्गत, वहीं पे मनोहर थाना दुर्ग बनाया गया है। उसके बाद में कोटा दुर्ग। तो कोटा दुर्ग है वो चंबल नदी के किनारे आता है, और ये चंबल नदी के किनारे बना हुआ है कोटा दुर्ग, कोटा जिले के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको चंबल नदी समझ में आई होगी, और हम कल बात करेंगे बनास नदी के बारे में।